आप सभी को नमस्ते। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉ विद ट्विंस में स्वागत है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी थी और 2 लेक्चर ऑलरेडी हो गए थे। दोनों लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो लेक्चर देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 3 पे आइए, तभी आपका बेस क्लियर होगा, तभी आपकी जुडिशरी, APO, LLB, BA-LLB या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो पाएगी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने सेक्शन 1 और 2 कवर करने हैं। सेक्शन 1 शो टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट की बात करता है, अधिनियम की बात करता है, और सेक्शन 2 बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की बात करता है। इन डेफिनेशन से अक्सर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में जुडिशरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, APO, CBI, APP, हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में सेक्शन 2 जो डेफिनेशन पोर्शन है वहां से क्वेश्चंस आते हैं, और ये लेक्चर बहुत ही डीप लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में मैं हर एक डेफिनेशन के साथ कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हर वर्ड का मीनिंग अच्छे से बताऊंगा, तो लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो सेक्शन 1 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 चीज़ों की बात करता है। इस अधिनियम का शॉर्ट टाइटल क्या है, इस अधिनियम की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है, ये अधिनियम किसके ऊपर अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, और इस अधिनियम का कमेंसमेंट कब हुआ। अगर मैं शॉर्ट टाइटल की नाम की बात करूं तो इस अधिनियम को हम लोग क्या बोलेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, ये इसका शॉर्ट टाइटल है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, इस पार्ट से क्वेश्चन बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, और वैसे भी आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसके ऊपर अप्लाई होगा। अभी इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 हुआ, उसमें भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ था। तो क्या लिखा हुआ है, इट अप्लाइज, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। भारतीय साक्ष्य अधिनियम सभी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई होता है, इन और बिफोर एनी कोर्ट, इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी कोर्ट, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। जो कोर्ट मार्शल होता है, आर्मी के जो कोर्ट्स होते हैं, वहाँ भी BSc अप्लाई होगा, बट नॉट टू एफिडेविट। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम एफिडेविट के ऊपर अप्लाई नहीं होता। प्रेजेंटेड टू एनी कोर्ट और ऑफिसर, नॉट टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर। तो मतलब बोलने का ये हुआ कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका सबसे पहली बात सब प्रकार की जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई होगा। आप बोलोगे जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है। जुडिशियल प्रोसीडिंग की बात की जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या होती है, ऐसा कहीं भी आंसर हमें नहीं मिलता। लेकिन अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता देखें तो इसके डेफिनेशन पोर्शन में जुडिशियल प्रोसीडिंग को डिफाइन किया गया है। यहाँ बोला गया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसीडिंग से होता है जहाँ पर जो एविडेंसेस हैं ऑन ओथ लिए जाना स्टार्ट होते हैं। मतलब जब से किसी केस में एविडेंस स्टार्ट हो जाते हैं, कोर्ट एविडेंस लेना स्टार्ट कर देता है ऑन ओथ, तो वहाँ से उसके बाद की प्रोसीडिंग को जुडिशियल प्रोसीडिंग बोला जाता है। समझने की कोशिश करना, एक 2-3 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे किसी पॉइंट पे क्राइम कमिट होता है, यहाँ पे एक दिन बाद या सेम डे मान लीजिए इस पॉइंट पर FIR लॉन्च हो जाती है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे पुलिस अपना सारा जो इन्वेस्टिगेशन करती है उसकी पुलिस रिपोर्ट जाके मजिस्ट्रेट के पास पेश करती है, और मजिस्ट्रेट इंक्वायरी स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस बन रहा है, तो मजिस्ट्रेट चार्जेस को फ्रेम करते हैं, और यहाँ से ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और जब ट्रायल स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पर एक स्टेज आती है
एविडेंस की, जिसमें पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस को पेश करती हैं और यहीं से जुडिशियल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, ऐसा माना जाता है एज पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अर्थात जब क्राइम कमिट हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद जब रिपोर्ट पेश करी गई, मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी करी, अभी तक जुडिशियल प्रोसीडिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अर्थात इस दौरान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। पर जैसे ही चार्जेस फ्रेम हुए, ट्रायल स्टार्ट हुआ और जैसे ही सबूतों को लेना स्टार्ट किया गया कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने ऑन ओथ, तभी से स्टार्ट हो जाएगी वो प्रोसीडिंग सारी आगे की जुडिशियल प्रोसीडिंग बोली जाएगी। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग मीन्स प्रोसीडिंग वेयर द एविडेंसेस ऑन ओथ आर टेकन बाय द कोर्ट। ये हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम जुडिशियल प्रोसीडिंग पे अप्लाई हो जाता है। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स किसके सामने, कोर्ट के सामने या कोर्ट में। देखो इन कोर्ट और बिफोर कोर्ट में फ़र्क है। इन कोर्ट मतलब कोर्ट लगा हुआ है और कोर्ट में एविडेंसेस ऑन ओथ लिए जा रहे हैं। बिफोर कोर्ट का मतलब है जो कोर्ट रूम है वहाँ पे केस नहीं चला हुआ। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ऐसा लग रहा है कि कोर्ट जाकर जेल में ही लगानी पड़ेगी। अगर उस व्यक्ति को जेल से कोर्ट में लेकर आए तो रास्ते में कोई धरना हो सकता है, रास्ते में प्रोटेस्ट हो सकता है। जैसे कोई ऐसे बाबा लोग होते हैं जो क्राइम कर दें तो उनके जो फ्लोअर होते हैं वो रास्ते में चक्का जाम कर देते हैं। अगर गाड़ी जा रही हो उस बाबा को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान कोर्ट तक तो वो जाने नहीं देते, बाबा को वहीं पे छोड़ने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि कोर्ट जाकर जेल में लगानी पड़ती है। तो जब जेल में कोर्ट लगाई जाएगी तो बिफोर कोर्ट हो गया, और जब कोर्ट रूम में व्यक्ति आएगा उसकी सबूत लिए जाएंगे या कोर्ट रूम में सब कुछ होगा तो इन कोर्ट हो गया। तो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कोर्ट में या कोर्ट के सामने स्टार्ट होती है उस पर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में भी बीएससी अप्लाई होता है, बट नॉट टू एफिडेविट। तो जो एफिडेविट होते हैं हमारे, जो हम एफिडेविट कोर्ट में देते हैं वो कोई सबूत नहीं होते, उनके ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होता है। हाँ, अगर किसी कानून में बोला गया है कि आप एफिडेविट के माध्यम से यह चीज़ प्रूव कर सकते हो, जैसे सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत जगह पे बोला गया है कि यू कैन गिव एविडेंस बाय एफिडेविट, तो वो एफिडेविट एविडेंस माना जाता है। पर अदरवाइज जो एक एफिडेविट कोई बंदा बना ले किसी चीज़ से तो उस एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाता। प्रेजेंटेड टू अ कोर्ट और ऑफिसर नॉट टू अ प्रोसीडिंग बिफोर आर्बिट्रेटर, या आर्बिट्रेटर के सामने जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं उन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी ये हमारा जो एक्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये अप्लाई नहीं होता है। आर्बिट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो कोर्ट से बाहर जाके डिस्प्यूट सेटल डाउन करते हैं, बिना कोर्ट में पार्टीज को इन्वॉल्व किए आउट ऑफ कोर्ट सेटल करवा देते हैं पार्टीज के डिस्प्यूट को। तो आर्बिट्रेटर्स कभी भी बीएसए से या बीएनएसएस से या सीपीसी से बाउंड भी नहीं होते। और तीसरा बोलता है दिस will came into force on such date at a central government may by notification the official gazette appoint। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करी थी और बोला था कि 1 जुलाई 24 से ये एक्ट कमेंस हो जाएगा। तो 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट आपका फोर्स में आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम फोर्स में आ गया। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डज नॉट अप्लाई ऑन नंबर 1 जज, नंबर 2 मजिस्ट्रेट, नंबर 3 आर्बिट्रेटर, नंबर 4 नन ऑफ अबव। तो आर्बिट्रेटर आंसर होगा। कभी भी क्वेश्चन आता है कि बीएसए डज नॉट एप्लीकेबल ऑन नंबर 1 जुडिशियल प्रोसीडिंग, नंबर 2 एफिडेविट, नंबर 3 आर्बिट्रेटर, नंबर 4 बोथ एफिडेविट आर्बिट्रेटर, तो मतलब अब 2 ही इसके ऑप्शन आंसर होंगे। तो इस क्लॉज से बहुत बार क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी अब आपको जनरली आ सकता है और आया भी हुआ है। इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में देखोगे आप 21 में आया हुआ है, जुडिशरी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ बहुत बार जो एग्जाम हुए हैं आफ्टर दिस कमिंग इनटू फोर्स, कि एक्ट फोर्स में कब आया, दैट इज 1 जुलाई 2024 ये फोर्स में आ गया है। तो ये फर्स्ट सेक्शन ध्यान से पढ़ना है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब हम सेक्शन 2 देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर ये सेक्शन समझ नहीं आया तो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम समझ नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पोर्शन से।
तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन पोर्शन, जिसके बारे में सेक्शन 2 में बताया गया है। सेक्शन 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म्स की डेफिनेशन है, जैसे कोर्ट, एविडेंस, डॉक्यूमेंट, इसके अलावा फैक्ट एंड इशू, और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। जो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, तभी आप भारतीय साक्षर नियम को अच्छे से समझ सकते हो। सबसे पहले कोर्ट का मतलब क्या होता है। अगर भारतीय साक्षर अधिनियम में टर्म कोर्ट यूज हो रही है तो उसका मतलब क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल जजेस। कोर्ट का मतलब ऑल जजेस, ऑल मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली अथोराइज्ड टू टेक एविडेंस बट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। जज का जो वर्ड कोर्ट यूज किया गया है, तो एक जज को भी कोर्ट माना जाएगा, अर्थात जजेस अगर एविडेंस ले रहे हैं तो वो कोर्ट हैं। मजिस्ट्रेट को भी कोर्ट माना जाएगा। इवन एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जो लीगली अथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक कमीशन टर्म होती है, अगर आपने सुनी हो, जिसके अनुसार क्या होता है कि कोर्ट कुछ एडवोकेट्स का कमीशन बनाकर कहीं भेजता है सबूत लाने के लिए। सपोज एक जमीन का विवाद है, अब कोर्ट को लगता है कि जमीन को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो कोर्ट ने 5-6 लोगों को बोला कि तुम जाओ, तुम्हारा एक कमीशन बना देते हैं, तुम जाओ 5-6 लोग और वहां जाकर एक इंस्पेक्शन करके आओ कि जमीन के लिए जो विवाद है वो कैसे सॉल्व हो सकता है। जब तक आंखों से वहां जाकर जमीन नहीं देखेंगे, विवाद सॉल्व करना मुश्किल है। तो जो कोर्ट ने कुछ लोगों को अपॉइंट किया, कमीशन बनाकर भेजा, अगर वो जमीन का वहां जाते हैं और वहां लोगों के बयान इकट्ठे करते हैं, तो ऑल पर्सन, वो सारे के सारे पर्सन कोर्ट माने जाएंगे, क्योंकि वो अथोराइज्ड है एविडेंस लेने के लिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो बुजुर्ग है, वो कोर्ट में नहीं आ सकता गवाही देने के लिए, कोर्ट एडवोकेट का एक कमीशन बनाकर उसके घर भेजता है कि तुम जाकर उसकी गवाही लेकर आओ। तो जो व्यक्ति गवाही लेने जा रहे हैं वो ऑल पर्सन्स हैं जो अथोराइज्ड हैं एविडेंस लेने के लिए उस व्यक्ति से जो बीमार है। तो वो व्यक्ति जो वकील कमीशन में के थ्रू गए हैं वहां पे, उन सभी को कोर्ट मान लिया जाएगा। लेकिन आर्बिट्रेटर्स कभी भी कोर्ट नहीं माने जाते। आर्बिट्रेटर्स वैसे भी भारतीय साक्षर नियम से बाउंड ही नहीं है। सेकंड, डॉक्यूमेंट, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में 1000 बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है। हर एक एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे और बोला गया होगा इनमें से क्या डॉक्यूमेंट नहीं है या इनमें से क्या डॉक्यूमेंट है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्या लिखा हो यहाँ पे, डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड और अदरवाइज रिकॉर्डेड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ letter, figure, marks, any other means by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital record। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को, किसी मैटर को किसी सब्सटेंस के ऊपर एक्सप्रेस करते हो, बाय वर्ड्स, बाय लेटर्स, बाय मार्क्स, बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दीज, और क्यों आप उसको किसी सब्सटेंस के ऊपर लिख रहे हो ताकि वो फ्यूचर के लिए रिकॉर्ड हो जाए, तो उसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोल देते हैं। कोई दीवार है, दीवार पर कोई व्यक्ति कोई पत्थर से कुछ लिखता है जो उस दीवार पे लिखा गया सामने दिख रहा है। मान लो एक व्यक्ति ने लिखा कि ऐसे ऐसे ए ने बी को मारा, व्हाटसोएवर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए लिखा है कि ये बात सारी सोसाइटी वाले देखें, ये मैटर रिकॉर्ड हो जाए, तो दीवार पे लिखा हुआ आपका डॉक्यूमेंट होगा। एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा जाता है ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए फ्यूचर के लिए, वो डॉक्यूमेंट है। अगर 2 लड़का लड़की आपस में अफेयर में है, आपस में लव में है, और वो किसी पार्क में घूमने जाते हैं, वहां पे पेड़ के ऊपर एक दिल सा बनाकर आपस में एक दूसरे का नाम लिखते हैं ताकि कल को फ्यूचर में सबको याद रहे कि हम दोनों
हम दोनों आपस में प्रेम करते थे, तो वो डॉक्यूमेंट है। अर्थात डॉक्यूमेंट का मतलब जब आप किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, पत्थर के ऊपर, पेपर के ऊपर, दीवार के ऊपर, पेड़ के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर कुछ एक्सप्रेस करते हो, डिस्क्राइब करते हो, लेटर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से, मार्क्स के माध्यम से, या इनके मिक्सचर के माध्यम से, कुछ लेटर्स लिख दिए, कुछ फिगर लिख दिए, कुछ मार्क्स, इशारे, निशान बना दिए। क्यों? ताकि जो लिखा गया है वो रिकॉर्ड हो सके फ्यूचर के लिए, तो इसको हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड भी इंक्लूडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे एक राइटिंग डॉक्यूमेंट है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ। एक राइटिंग मतलब कुछ आपने लिखा है कहीं पे, किसी पेपर के ऊपर, किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो ये आपका डॉक्यूमेंट है। आपने कोई वर्ड प्रिंटर, कोई आपने प्रिंट किया किसी प्रकार का, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ, जो मशीनें होती हैं उसके माध्यम से कुछ लिखा आपने, वो डॉक्यूमेंट है। एक मैप बनाया, मान लो दो लोग मैप बनाते हैं कैसे हमने बैंक को लूटना है, वो मैप अपने आप में डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट, एक धातु की प्लेट है, उसके ऊपर कुछ इनक्रिप्ट किया हुआ है, कुछ लिखा है उसके ऊपर। जैसे होता है ना कि ये पर्टिकुलर जो कुआं था वो इसकी याद में इसने बनवाया था, तो वो डॉक्यूमेंट है। कैरिकेचर एक कार्टून डॉक्यूमेंट है। अ रिकॉर्ड ऑन ईमेल, एक ईमेल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ईमेल में आया हुआ है, ईमेल है, व्हाट्सएप चैट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट की परिभाषा है। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है कि 4 ऑप्शन होंगे, इसमें डॉक्यूमेंट क्या नहीं है। नंबर 1 अ मैप, नंबर 2 इंक्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट, नंबर 3 कैरिकेचर, नंबर 4 प्राइवेट पेपर। अब प्राइवेट पेपर के ऊपर कुछ लिखा होता, राइटिंग ऑन प्राइवेट पेपर, तो वो डॉक्यूमेंट होता। पर अकेला प्राइवेट पेपर तो कोरा पेपर भी हो सकता है, कोरा पेपर तो डॉक्यूमेंट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट के लिए जरूरी है कि आपने कुछ एक्सप्रेस या कुछ डिस्क्राइब किया हो। ये क्वेश्चन जो बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। नंबर 1 मैप था, नंबर 2 इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट था, नंबर 3 कैरिकेचर था, नंबर 4 प्राइवेट पेपर। तो प्राइवेट पेपर अगर ऐसा लिखा होता ना, राइटिंग ऑन प्राइवेट पेपर, तो वो डॉक्यूमेंट होता। बट अकेला प्राइवेट पेपर तो कोरा पेपर भी हो सकता है, तो हो सकता है वो डॉक्यूमेंट ना है। इट इज द आंसर कि प्राइवेट पेपर इज नॉट अ डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे किसी भी लोग सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर 9816492276 9166634276 पे मैसेज कर सकते हो। हमारे पास अच्छे से खुद हाथों से लिखे हुए कॉम्प्रिहेंसिव 4 सोर्सेज से हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया होता है। कोई नेट का कॉपी पेस्ट डाटा हमारे पास नहीं मिलेगा। ऑथेंटिक, बढ़िया एंड लैंडमार्क केसेस के साथ हमारा डाटा मिलेगा आपको। तो आप हमारे नोट्स बाय कर सकते हैं जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, LLM की तैयारी कर रहे हैं, APP की तैयारी कर रहे हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। अभी आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीसरी डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ानी है दैट इज डेफिनेशन ऑफ टर्म एविडेंस, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ई में दी हुई है। डॉक्यूमेंट डी में था और ये ई में है, एविडेंस ई में, डी में डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो मैं ABC लिख रहा हूँ वो सब सेक्शन या सब क्लोजेज नहीं है, वो तो सिंपल ABC। अब मैं सारी डेफिनेशन नहीं करवाऊंगा, मैं रेलिवेंट जो पेपर में आती है वही करवाऊंगा। तो ये 2(1) में दी हुई है। एविडेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट permit or required to be made before it by witnesses in relation to matter of fact under inquiry, and such statements are called the oral evidence. And all documents including electronic or digital record produced for the inspection of court, and such documents are called the documentary evidence. तो ध्यान से देखा जाए तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2 प्रकार के
एविडेंसेस की बात करता है, एक ओरल एविडेंसेस की बात करता है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात करता है। ये सिंपल सी बात बोल रहा है कि एविडेंस का मतलब है जो स्टेटमेंट्स विटनेसेस कोर्ट में देते हैं जो कि ओरल एविडेंसेस है, और जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए जाते हैं कोर्ट की इंस्पेक्शन के लिए जो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टाइप ऑफ एविडेंस छोड़ दिया जिसको बोला जाता है मटीरियल एविडेंस। मटीरियल एविडेंस। सोचने वाली बात है कि मान लीजिए एक व्यक्ति ने मर्डर किया, उसके घर में खून से लथपथ कपड़े पाए गए, उसके घर में नाइफ पाया गया जिससे मर्डर किया गया है, तो जो वेपन है क्राइम का वो कौन सा सबूत है? क्या वो ओल्ड स्टेटमेंट में आएगा या वो ओल्ड डॉक्यूमेंट में आएगा? इट इज नेदर द स्टेटमेंट नॉर द डॉक्यूमेंट, इट इज मटीरियल, इट इज वेपन, इट इज कॉल्ड द मटीरियल एविडेंस। दिस ड्रॉबैक वाज देयर इन ओल्ड एविडेंस एक्ट एंड सेम ड्रॉबैक कंटिन्यूड इन न्यू एविडेंस एक्ट। लेकिन जब हम आगे जाके डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड, ये 3 टर्म की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इन तीनों टर्म्स के साथ जब एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो मटेरियल एविडेंस भी कवर हो जाता है। ये अगली डेफिनेशन पढ़ाऊंगा मैं इस डेफिनेशन के बाद। तो जब हम ये ध्यान से पढ़ेंगे तो मटेरियल एविडेंस के साथ मटेरियल एविडेंस इसमें आ जाता है, तो कहीं ना कहीं एविडेंस की डेफिनेशन अपने आप में पूरी हो जाती है, कवर कंप्लीट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इंटेंशनली छोड़ दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो एविडेंस का मतलब या तो ओरल एविडेंस से होता है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से होता है। और एविडेंस या तो स्टेटमेंट्स हो सकती हैं या डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। मटेरियल की बात की जाए उसके लिए हम आगे जाके प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उससे हमारा एविडेंस टर्म भी कंप्लीट हो जाएगा। नाउ एविडेंस के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स की बात की जाए तो एविडेंस या तो ओरल होता है, डायरेक्टली आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है, या डॉक्यूमेंट्री होता है, ये भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दिया हुआ है। 2 एविडेंस के टाइप डायरेक्टली नहीं दिए हुए बट इनडायरेक्टली बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी रिसेंटली एक केस चला हुआ है जिसमें चेतन, केतन और सिया ऐसा कुछ नाम है, आपने सुना भी होगा, न्यूज में बहुत ज्यादा आ रहा है। तो इसका जो केस है वो मैक्सिमम सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर बेस करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। अभी देखो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ लिखा हुआ ना, स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। अब इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स भी कोई महत्व दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को महत्व दिया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक वैसे इसी में दे दिया है, पर मैंने अलग से लिख दिया कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज आल्सो नाउ अ वेरी इफेक्टिव टाइप ऑफ एविडेंस। ओरल एविडेंस, द स्टेटमेंट्स गिवन बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस गिवन by the given in the form of document for the inspection of court. Circumstantial evidences based on circumstances, इसके ऊपर हम लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है LLB BLLB वालों को, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें लैंडमार्क एक केस पूछा जाता है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में बहुत बार वो केस पूछा गया है, शरद वर्दी चंद्र वाला केस, वो भी हम देखेंगे इस केस में। इस टॉपिक को हम अलग से करेंगे, बाद में अलग से वीडियो बनेगी, डीप डिटेल में होगा इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर, वो बाद में देखेंगे। अभी थोड़ा सा देख लेंगे कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस व्हिच आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस एंड नॉट द डायरेक्ट एविडेंसेस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, नाउ स्टेटमेंट कैन बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक communication and document also can be in electronic form. These are called the electronic evidence. तो ये 4 प्रकार के एविडेंसेस होते हैं। अब ओरल आपका प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। देखो प्राइमरी का मतलब क्या है? ओरल एविडेंस, मान लीजिए मैंने देखा कि एक व्यक्ति ने दूसरे को मारा और मैं कोर्ट में आके खुद बता रहा हूं कि मैंने देखा ए ने बी को मारा। इट इज प्राइमरी ओरल, इट इज डायरेक्ट ओरल एविडेंस। और दूसरा सेकेंडरी मतलब हियर से, इसका मतलब होता है हियर से। मान लो मैंने देखा ए ने बी को मारा, मैंने फादर को बताया, फादर ने मेरी मदर को बताया, मेरी मदर ने अपनी सहेली को बताया, और सहेली कोर्ट में आके गवाही दे रही है कि भाई ए ने बी को मारा हुआ है। जो सहेली गवाही दे रही है इट इज ओरल, डेफिनेटली ओरल, इट इज अ स्टेटमेंट, बट इट इज सेकेंडरी ओरल, इट इज हियर से, सुनी सुनाई बात है। उसी प्रकार से डॉक्यूमेंट्री एक प्राइमरी होता है, इट मीन्स डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, इसका मतलब है डॉक्यूमेंट इटसेल्फ।
दो व्यक्तियों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट में पेश करी, दिस इज प्राइमरी एविडेंस। एंड सेकेंडरी, इन सिंपल वर्ड, इट इज द फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल। वैसे सेकेंडरी में बहुत कुछ आता है, हम सेकेंडरी एविडेंसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 57 या 58 में, तो 58 में, तो वहां पे इसमें बहुत कुछ आता है। तो प्राइमरी एविडेंस की डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे आगे जाके सेक्शन 56 में प्राइमरी है, 57 में नहीं, 57 में प्राइमरी है, दिस इज 57 सेक्शन, दिस इज 58 सेक्शन। उसी प्रकार से ओरल 54 सेक्शन एंड 55 सेक्शन, ये आगे जाके पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, तब डिटेल में बताऊंगा आपको। सर्कमस्टेंशियल मैंने बता दिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ई एविडेंसेस आजकल चले हुए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, बाय इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, व्हाट्सएप चैट, वीडियोग्राफी एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। अभी बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशंस बचती हैं, जैसे प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, कंक्लूसिव प्रूफ, उसके अलावा फैक्ट क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है, और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं जिसमें जस्ट सेकेंड जिसमें यस ये सारी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं। लॉ विद ट्विंस की ये वीडियोस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। वीडियो की लेक्चर सीरीज को प्रॉपर देखना, लेक्चर 1 और 2 का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको जरूर देखिएगा, उसके बाद ही फिर इस लेक्चर में आइएगा, तभी फायदा है। कोई भी किसी भी लॉ सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, डिटेल लेक्चर चाहिए, शॉर्ट लेक्चर चाहिए, आप हमारे नंबर 9816492276 एंड 9816634276 एंड 8219820461 इसमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप हमसे हेल्प ले सकते हैं अपनी जर्नी को आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ विद ट्विंस।